Dear students, a very good afternoon to you all. I'm continuing with the chapter of input tax credit, and it's in GST, we're talking about input tax credit. Now students, मेरे साथ ये 4 कंडीशंस पहले, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? स्टॉप टॉकिंग. मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब एग्जैक्टली होता क्या है बताओ. आई कैन क्लेम सेट ऑफ इनपुट टैक्सेस. आई कैन क्लेम सेट ऑफ इनपुट टैक्सेस. सो वॉट एवर माई इनपुट टैक्सेस आर देयर, क्या मुझे उसका सेट ऑफ मिल सकता है? हाँ, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है. सो इफ यू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस, इट बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू क्लेम, you want to claim ITC, you have to satisfy the conditions. Now 4 conditions मैंने क्या सिखाए थे आपको. So please open the notes, page number 256. So ये page 256 पे मैंने आपको कल लिखवाया है. So please इसको recap करेंगे and we'll try and understand lot of important concepts today relating to input tax credit. Yes. पहला, possession of the tax paying document. पहले क्या होना चाहिए? possession of the tax paying document. तो भले वो tax paying document tax invoice हो, bill of supply हो, not bill of supply, bill of lading हो for imports. It could be a debit note, right? It could be a debit note also. It could be a payment voucher. अगर आप RCM वाले taxes का भी set off लेना चाहते हो. आपके inputs, सुनो, आपके इनपुट्स पे आप ऑलरेडी टैक्स देते हो. किसको देते हो आप सप्लायर को देते हो, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है. कुछ इनपुट्स पे यू ओनली हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज आरसीएम. तो क्या ऐसे वाले टैक्सेस जो मैंने ही गवर्नमेंट को दिए, क्या उसका सेट ऑफ मुझे गवर्नमेंट देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल मिलेगा आपको सेट ऑफ, बिल्कुल मिलेगा. तो इनपुट टैक्स का आपको सेट ऑफ मिलेगा. इनपुट्स 3 प्रकार के होते हैं. इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर गुड्स दैट आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स. Inputs are all goods other than capital goods, and input services are services that you've taken used for the purpose of your business. Input tax. Input tax is the taxes paid under CGST, SGST, UTGST, IGST. RCM वाला टैक्स CGST का paid under 9394 and IGST का RCM paid under 5354, UTGST paid under 7374 and 9394 is the for respective state acts under for SGST paid under RCM. Right? Now let's understand. 4 कंडीशंस की बात हो रही है. पहला, यू आर इन पोजेशन ऑफ द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट. दूसरा, यू हैव रिसीव्ड द गुड्स. समटाइम्स यू मे रिसीव द गुड्स डायरेक्टली और देयर कुड ऑल्सो बी अ मॉडल ऑफ बिल टू शिप टू. Third, supplier should have paid the tax to the government and recipient who wants to claim the ITC should file the GST returns. Yes, GST returns भरने ज़रूरी है. कल फिर मैंने आपको ये भी पार्ट स्टार्ट करवा दिया था. वेरी इजी. गुड्स अगर इंस्टॉलमेंट्स में दिए तो कब आपको आईटीसी मिलेगा? ऑन रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. ऑन रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. उसके बाद 180 डेज वाला कंडीशन है. पहले वो पढ़ती हूँ, कल समझाया हुआ है, पढ़ के लेंगे एक बार, देन वील सी. अगर किसी को कोई डाउट है तो आई विल सॉल्व दैट. पेमेंट टू बी डन विद इन 180 डेज. स्टूडेंट्स, डू यू थिंक दिस इज क्वाइट लॉजिकल? यस. कल का एग्जाम्पल याद आ रहा है? पांडु मेरे से बिल लेके गया. चेक दिया क्या उसने? अभी तक नहीं दिया. चेक भी नहीं दिया अभी तक. चेक नहीं दिया, मैंने मेरी जेब से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट कर दिया, तो नाउ मुझे पैसे मिले ही नहीं. नॉट फेयर. एंड उसने अपना आईटीसी ले लिया, सेट ऑफ ले लिया. कैसे चलेगा? तो कोई तो लिमिट होना चाहिए. 6 महीना बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा लिमिट दिया है आपको. 180 डेज का लिमिट इज अवेलेबल फॉर मेकिंग द पेमेंट. ओके, तो पांडु के पास देखो, अगर 10 बिल्स हैं, अभी उसके बाद थोड़ी देर से उसको एक साथ ही बुलाएंगे और 10 बिल्स उसको दे देंगे हम लोग, 10 इनवॉइसेस देंगे उसको. सो 10 इनवॉइसेस देने के बाद वो खुश हो जाता है, अरे 10 इनवॉइसेस है, इसका भी सेट ऑफ मिलेगा, इसका भी सेट ऑफ मिलेगा, इसका भी मिलेगा. फिर ये बोलेगा रुक, इसमें से कौन सा पेमेंट हो गया है, कौन सा 180 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू है, इसका रिवर्स करना पड़ेगा, ये रिवर्स करना पड़ेगा, इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. सो इफ यू नॉट पेड विद इन 180 डेज, आईटीसी जो भी आपने क्लेम कर चुके हो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. हाँ, बाद में अगर उसने पेमेंट कर दिया तो वो रिक्लेम कर सकता है. कैन द आईटीसी बी रिक्लेम्ड? यस. व्हाई डू वी यूज द वर्ड रिक्लेम यार? बिकॉज एक बार क्लेम किया, फिर रिवर्स किया, फिर रिक्लेम किया. एक बार क्लेम किया, रिवर्स किया, फिर रिक्लेम किया. शाबाश. पेमेंट विद इन 180 डेज. नाउ अंडरस्टैंड,
What is it about payment within 180 days? The registered person must pay the supplier within 180 days from the date of issue of invoice. तो ये कहाँ से काउंट करना है? From the date of issue of invoice. आपको 180 days काउंट करना है, उस पर जो भी वैल्यू और टैक्स है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा. सुनो ना, अगर प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया, उसने आधा ही पेमेंट किया 50%, तो 50% प्रोपोर्शनेटली बचा हुआ 50 बैलेंस है, तो बचा हुआ 50 का उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. उसका आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. नाउ इफ पेमेंट इज नॉट डन विद इन 180 डेज ऑफ द इनवॉइस, पेमेंट करो ऐसा रूल है, नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा. डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट्स देयरऑन मस्ट बी फर्निश्ड इन GSTR2. ना अयो, ये GSTR2 आज तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है. जीएसटी आने के बाद आज तक GSTR2 इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है. क्या है मैं आपको बताती हूँ, सुन के लो, अभी ध्यान देना, पे अटेंशन. हर महीने मुझे पहला GSTR1 भरना है. GSTR1 इज आउटवर्ड सप्लाई. कौन सा रिटर्न है मेरा? आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या है मेरा? सेल. फिर मुझे GSTR2 भरना है. 10 तारीख को आउटवर्ड सप्लाई रिकॉर्ड करना है, ओके, और 15 तारीख को इनवर्ड सप्लाई रिकॉर्ड करना है. क्या रिकॉर्ड करना है? इनवर्ड सप्लाई. सो इनवर्ड सप्लाई मुझे 10 तारीख को रिकॉर्ड करना है, विच इज़ माई परचेजेस. और 20 तारीख को मुझे GSTR3 भरना है, विच इज़ माई मंथली रिटर्न. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, सेल भी कंबाइंड होगा, परचेज भी कंबाइंड होगा, कितना आईटीसी लिया, कितना टैक्स पे किया वगैरह वगैरह, ऐसा सब देखा जाएगा और कंबाइंड रिटर्न जाएगा 20 तारीख को GSTR3. ये मंथली रिटर्न है. अब फिलहाल स्टेटस क्या है? फिलहाल स्टेटस ये है कि जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई 2017 से, ना तो किसी ने GSTR2 भरा है, ना तो किसी ने GSTR3 भरा है. हमने उसकी जगह पे क्या किया है? उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने एक GSTR3B इंट्रोड्यूस किया है. GSTR3B की डेट है 20 तारीख. तो हम भरते आ रहे हैं अभी एक GSTR1 और दूसरा हम भर रहे हैं GSTR3B. सो फिलहाल क्यों? बिकॉज यही करते करते पोर्टल हमको परेशान कर रहे हैं और यही करते करते लोग को लग रहा है कि द सिस्टम्स आर नॉट राइट, द वे द डेटा इज आस्क्ड फॉर इज टू मच. सो आई डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद GSTR2. एज ऑफ नाउ इट हैज़ बीन सस्पेंडेड. तो ये GSTR2 है नहीं. तो GSTR2 में परचेजेस के डिटेल्स देने पड़ते हैं. अब क्योंकि जो GSTR2 में नहीं भर रहे तो अब उसका इन्फॉर्मेशन हम कहाँ दे रहे हैं? 3B में डालेंगे. इसलिए एक नया एक टेम्पररी 3B वाला रिटर्न बना है. यू नो, आपको रिटर्न में भरना क्या होता है? सारे इन्वॉइसेस स्कैन करके नहीं अपलोड करने. हर इनवॉइस का इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल शीट में आप डाल सकते हो या आपकी टैली में डाल सकते हो, जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से पोर्टल में इंपोर्ट होगा. लेकिन एवरी इनवॉइस सो अगर किसी के हज़ारों इनवॉइसेस है एक महीने में, बिल्कुल आपको हज़ारों इनवॉइसेस का डेटा डालना पड़ेगा, या एक सॉफ्टवेयर ले लो जहाँ से वो इंपोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली पोर्टल की फॉर्मेट में और रिटर्न भर के चला जाएगा. तो ऑफकोर्स आपको B2C के इनवॉइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला हमको मैचिंग नहीं करने का है. अगर तुम खरीदने आते हो और तुम कस्टमर हो तो तुमको सेट ऑफ चाहिए ही नहीं, तो तुम्हारा डिटेल वाला इनवॉइस नहीं करेंगे, टोटल B2C डाल देंगे कि मेरा टोटल B2C 15 लाख का हो गया. इंडिविजुअली नहीं दिखाऊंगी, ओके. रिटर्न्स के टाइम बताऊंगी आपको, रिटर्न्स के चैप्टर में होगा. सो वी हैव रिटर्न्स का चैप्टर, वी हैव पेमेंट एंड वी हैव रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिशन. सो दीज 4 टॉपिक्स आर देयर विच आर पेंडिंग. सो हम करेंगे तो इनको. अब सुनते हैं ये वाली बात. तो अगर आपने इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि 180 डेज में अगर पांडु ने मुझे पेमेंट नहीं दिया तो ये इन्फॉर्म गवर्नमेंट को कौन करेगा? पांडु करेगा. उसको बोला गया तुम GSTR2 में भरो. अरे फिलहाल तो GSTR2 है नहीं, तो GSTR2 नहीं है तो 3B में तुम डाल दो कि ऐसा ऐसा मैंने पेमेंट नहीं किया था तो वो रिवर्स हो गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, अब मैं पे करता हूँ. तो ऐसे आपको खुद से रिवर्स करना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली हुई है. Such credits availed by the registered person should be added to his output tax liability. आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? जब IT से आप रिवर्स करोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी. तो इसीलिए दिस इज शोन इन योर लायबिलिटी रजिस्टर. याद रखना कि पोर्टल जो होता है आपके लिए 3 अकाउंट्स ओपन करता है. हर रजिस्टर्ड पर्सन के 3 अकाउंट्स पोर्टल पे होते हैं. कौन से 3 अकाउंट? एक लायबिलिटी का लेजर,
एक आपको कितना क्रेडिट लेने का है, आईटीसी और कैश पेमेंट का लेजर। सो एक आपका कैश लेजर होता है, एक क्रेडिट लेजर होता है और एक लायबिलिटी लेजर होता है। 3 लेजर हर पर्सन के पोर्टल पे होते हैं और इस पोर्टल से आपको पता चलता है मैंने कितना कैश पे किया, मैंने कितना आईटीसी लिया, सेट ऑफ लिया है, मेरी लायबिलिटी क्या है। तो अगर आपकी लायबिलिटी कम या ज़्यादा हो गई तो लायबिलिटी में हम ऐड या लेस करेंगे। जैसे आईटीसी रिवर्स करने की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो हम लायबिलिटी के रजिस्टर में उसको ऐड कर देंगे। इट विल बी एडेड विथ इंटरेस्ट। कैसे ऐड होगा? विथ इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट विल बी पेड एट 18% फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट टिल द डेट व्हेन द पेमेंट इज मेड। पांडु ने क्रेडिट आज लिया, 6 महीने तक रुका, 6 महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 180 डेज उसके जब कंप्लीट हो गए, अब उसने रिवर्स कर दिया। अब उसको जिस दिन से उसने आईटीसी लिया था अब तक ये जो 180 डेज हो गए और जितना भी आपका इंटरेस्ट है विथ इंटरेस्ट ही विल हैव टू पे इट। तो गलत क्या है? सही है। What is wrong in that? He has to make the payment. तो गुड्स लेके आ गया, तेरे पास बिल आ गया, सेट ऑफ ले लिया, अब तो पेमेंट कर दो। 6 महीने का टाइम दिया है, तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा 18% फ्रॉम द डे यू हैव अवेल्ड दैट आईटीसी। फ्रॉम द डे। गलती किसकी है? आईटीसी पांडु तेरा रिवर्स क्यों हो रहा है? तेरी गलती की वजह से। क्या गलती है उसकी? उसने पेमेंट 180 डेज में नहीं किया, तो गलती उसकी है तो पनिशमेंट उसको ही मिलेगा। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। उल्टा देखो, अगर पांडु 179th डे को पेमेंट कर दे, कौन से डे को? 179, तो उसका क्रेडिट रिवर्स होगा क्या? और उसको फ्री का 179 डेज का क्रेडिट में मिल गया। पेमेंट आज की और सेट ऑफ भी लेके गया पहले ही। हाँ कि नहीं? हाँ, तो तुम देखो जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है। दिस इज वेरी मच लॉजिकल, इट इज वेरी मच करेक्ट। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? पक्का? वेरी गुड। कैन द रेसिपिएंट री-अवेल द क्रेडिट? कैन पांडु री-अवेल इट? तो 180 डेज पे उसने पेमेंट नहीं किया तो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? उसका आईटीसी रिवर्स कर दिया। कैन ही री-अवेल इट? व्हेन कैन ही री-अवेल? व्हेन वो पेमेंट करेगा, जब वो पेमेंट करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको जब क्रेडिट लेना होता है, आईटीसी लेना होता है, क्या लेना होता है? आईटीसी। अभी समझ के लेना थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट, अगले 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम व्यू पॉइंट से, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज। ये वो 80% कैटेगरी ए कैटेगरी का चैप्टर है, याद रखना है ना। तो वो कुछ 5-6 चैप्टर्स मिला के आपका 80%, 50 to 80% वाला नहीं, ये उसका ही है ये चैप्टर। अब सुन के लो, से क्या होता है ना, जब मुझे क्रेडिट लेना है सेट ऑफ, ओके, तो हम बात करेंगे, ये पोर्टल है, पोर्टल पे तुम्हारा रजिस्टर रखा है एक, कौन सा रजिस्टर है? ये क्रेडिट का, ठीक है। तो ये क्रेडिट का रजिस्टर है FY 1920 का। तुम क्रेडिट लेते जाते हो, आईटीसी क्लेम कर रहे हो, पोर्टल बोलता है कोई डेडलाइन है कि नहीं, मैं कितनी देर ये अकाउंट खुला रखूँ, डेडलाइन है कि नहीं? अरे आज आगे एक बिल लिया, क्रेडिट ले लिया, सब रिलेटिंग टू 1920, एवरीथिंग रिलेटिंग टू 1920। अरे इज देयर अ डेडलाइन हो ना, मुझे क्लोज करना है मेरा यार लेजर, कब क्लोज करूँ? तो पोर्टल को बोलो अच्छा ज़्यादा परेशान मत हो, 6 महीने का टाइम दो। कितना टाइम दिया है? 6 महीने का। मतलब अगले, मतलब ये साल होने दो। 1920 का लेजर की बात हो रही है। कौन सा लेजर है? क्रेडिट। ये क्रेडिट लेजर मतलब क्या रे? हम सेट ऑफ क्लेम कर रहे, ये सेट ऑफ का लेजर है कि तुमको कितना सेट ऑफ मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए ना। क्या होता है, जैसे आप रिटर्न भरते हो, आइडियली सिस्टम कैसा था मैं आपको बोलती हूँ। देखो, तुम जब GSTR 2 भरते, मतलब तुम्हारा इनवर्ड सप्लाई, क्या तुम्हारा इनवर्ड सप्लाई मतलब तुम्हारा परचेज के ऊपर तुमको क्या मिलता है? आईटीसी। तो इंफॉर्मेशन लेजर में चला जाता है, जाना चाहिए था 2 के थ्रू। अब तुम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ भरते हो? 3B। 2 और 3B में क्या फर्क है फिर? 2 में एक बिल वाइज इन्फॉर्मेशन देते, 3B में टोटल दे देते, बच गए। 3B में क्या डालते हैं? टोटल, एक बिल वाइज नहीं एंट्री करते, टोटल दे देते कि टोटल परचेज इतना, इतना आईटीसी, इतना CGST का आईटीसी, इतना SGST का आईटीसी, और तुरंत पोर्टल वो इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेता है 3B से, ओके। अब पोर्टल बोलेगा अरे 3B भर दिया, अप्रैल का रिटर्न भर दिया, मई का भर दिया, जून हो गया, जुलाई हो गया, मार्च हो गया, तो पोर्टल पूछता है करूँ क्या, बुक्स क्लोज? हम बोलते हैं नहीं मत करो, रुको। कभी कभी डेबिट नोट्स होते हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, किसी के गुड्स कम आए, किसी के ज़्यादा आए, तो वापस कुछ चेंज हो सकता है ना। तो अगर किसी ने मुझे डेबिट नोट, देखो किसी ने डेबिट नोट दे दिया तो मुझे और सेट ऑफ लेना पड़ेगा। तो पोर्टल बोलता है अरे यार तुम कितने दिनों तक सेट ऑफ लेते रहोगे,
गवर्नमेंट ने एक लास्ट डेट रख दिया है, गवर्नमेंट ने बोला लास्ट डेट टू क्लेम सेट ऑफ, लास्ट डेट FY 1920 का सेट ऑफ है, पूरे साल भर लेते रहो सेट ऑफ। उसके बाद 20th अक्टूबर, हाउ डिड आई कम टू 20th अक्टूबर, दिस इज सितंबर के रिटर्न का डेट, और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अरे बस हो गया, अभी एनुअल रिटर्न जब भर दोगे ना, साल का एक रिटर्न, उसमें सब खत्म कर दो एक ही बार, या 6 महीने तक हम मैक्सिमम तुमको 6 महीने का टाइम देंगे, अगले साल जब सितंबर आता है उसके रिटर्न में ये खत्म कर दो बात। फिर पोर्टल को बोला जाता है उसके आगे किसी ने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया तो लेने का नहीं, किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया तो लेने का नहीं। अरे कितने, अभी तुम 3 साल के बाद 1920 का एक इनवॉइस लेके आओगे तो क्या है फिर, मतलब कभी तो आई हैव टू क्लोज ना, माय पोर्टल हैज टू क्लोज ऑल इट्स इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक होता है, ये एवर गोइंग नहीं चल सकता ना प्रोसेस। हाँ, लेकिन पोर्टल को बोला जाता है, पोर्टल एक क्रेडिट जो पांडु को रिक्लेम करने का है उसके लिए टाइम लिमिट मत रखो। कौन सा क्रेडिट, पांडु को कुछ तो रिक्लेम करने का है। देखो पांडु मुझसे बिल लेके गया है ना, 6 महीने हो गए अभी उसको, कब बिल लेके गया, 6 महीने पहले, पेमेंट दिया इसने अभी तक, तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, फिर पांडु ने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया तो पोर्टल नखरे कर रहा है, पोर्टल बोलता है अरे तुम्हारा 20 अक्टूबर हो गया, पांडु अलाउ नहीं करेंगे तुमको ITC। फिर हमने पोर्टल को बोला प्लीज यार ये एक एक्सेप्शन कर दो, सिर्फ ये रिक्लेम करने वाले को आप कोई टाइम लिमिट मत रखो, रिक्लेम वाले के लिए कोई टाइम लिमिट मत रखो। अरे कब तक क्रेडिट क्लेम करते रहोगे, कोई टाइम लिमिट है कि नहीं है, क्या टाइम लिमिट है, पूरा 1920 का जो क्रेडिट क्लेम करना है, 1920 साल भर क्लेम किया, कैसे किया, साल भर के 12 रिटर्न फाइल किए, उसमें क्रेडिट के डिटेल्स तुम भरते गए, फिर भी अभी तुम्हारा और तुम्हारे सप्लायर्स का सेटल नहीं हुआ है, कोई क्रेडिट नोट दे रहा है, कोई डेबिट नोट दे रहा है, कोई तुमको सेट ऑफ क्लेम करने का है, एक कोई इंपोर्ट वाला बिल अभी मिल रहा है, अरे कितनी देर तक करेंगे, टाइम लिमिट है भाई, क्या टाइम लिमिट है, 20th अक्टूबर और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, क्या 20th अक्टूबर और विच एवर इज अर्लियर। आयो 20th अक्टूबर किधर से आया, सितंबर किधर से आया, 6 मंथ्स कि रफली 6 महीने का टाइम आपको दिया है, साल के बाद 6 महीने का टाइम है, सितंबर का रिटर्न आपको 20 अक्टूबर को भरना पड़ता है, बरोबर। हाँ, लेकिन अगर पांडु को रिक्लेम करना है अपना ITC, क्या उसको ये टाइम लिमिट से फर्क पड़ेगा, नहीं, हम उसको बोलेंगे चिंता मत करो, तुम पेमेंट कर दो यार, पहले तुम रिक्लेम कर सकते हो, और तुम्हारे लिए पोर्टल ने टाइम लिमिट नहीं रखा, सिर्फ तुम्हारी एक इस एक्सेप्शन में टाइम लिमिट का ये नहीं है, बरोबर। हाँ, अब मुझे पेमेंट 180 डेज में करना है, ओके ना। अच्छा, कभी कभी पता है आपको सप्लाई बिना पेमेंट के होता है, सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं होता, तब तो पेमेंट करने की कोई फिर चिंता है ही नहीं, स्टॉक ट्रांसफर हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट, उसको आपने सप्लाई ट्रीट कर दिया, उसमें पेमेंट होता ही नहीं है, तो ऐसे केस में 180 डेज का लिमिट अप्लाई नहीं होता। लेकिन पांडु इज अ कस्टमर, ही केम, ही टुक द गुड्स, टुक द बिल, बट नॉट मेड द पेमेंट, ही हैज टू मेक द पेमेंट, नहीं तो 180 डेज के बाद उसको रिवर्स करना पड़ेगा, जब वो आगे पे करेगा उसको रिक्लेम करना पड़ेगा, जब वो रिवर्स करेगा उसको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट उसको द डे ही हैज अवेल्ड इट, उस दिन से लेके जब तक वो पेमेंट वो कर रहा है, मतलब उसने वो रिवर्स कर दिया और पेमेंट उस दिन तक उसको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते हैं, कैन द रेसिपिएंट री अवेल द क्रेडिट, however whenever the recipient makes the payment he shall be entitled to avail the credit again, so circle makes the payment, he can avail the credit again, make the payment and he can avail the credit again. The time limit, however when he makes the credit again the time limit will not apply, कौन सा टाइम लिमिट, कौन सा टाइम लिमिट, मैंने बोला ना, नहीं 20th अक्टूबर वाला लिमिट अप्लाई नहीं करेगा, भले ही उसने पेमेंट 20th अक्टूबर के बाद कर दिया और पोर्टल पे जाके रिक्लेम करने गया तो पोर्टल बोलेगा हाँ रिक्लेम कर ले भाई तू। In case part payment is made then proportionate credit would be allowed, in case part payment is made then proportionate credit would be allowed, okay।
दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस विद इन 180 डेज। अच्छा, आपको इनवॉइस का पेमेंट कितने दिनों में करना है? 180 डेज का। ये कहाँ अप्लाई नहीं करेगा? वन वेयर देयर इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वेयर देयर इज सप्लाई, where there is supply without what? Yes, there is supply without consideration. That is schedule 1. Where there is supply without consideration, that is schedule 1. And second, when tax is payable under RCM. Where tax is payable under RCM. Where is the tax payable? Tax is payable under RCM. Where tax is payable under RCM. Clear? RCM में वो पे कर रहा है तो वो टैक्स के पैसे तो उसी ने गवर्नमेंट को दिए। एडवोकेट, लीगल सर्विसेज, तो पांडु ने किसी से लीगल सर्विसेज लिए तो उसने टैक्स के पैसे तो पहले ही दे दिए ना, आरसीएम में पे कर दिया उसने टैक्स का पेमेंट, तो फिर वहां पे ये 180 डेज का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स रीड एग्जांपल। अ बिल डेटेड, व्हाट हैपेंड? अ बिल डेटेड, लेट्स रीड। अ बिल डेटेड 1st August 2019 फॉर 10,000, पढ़ो ध्यान से। बिल डेटेड 1st August 2019 फॉर 10,000 plus tax 1200 remains unpaid. Ayo, it is remaining unpaid even after 180 days. Now, the period of 180 days expired on 28th January 2020. अब recipient को क्या करना पड़ेगा? So on 28th January 2020, he must reverse the ITC. Yes, write down. The recipient has to reverse the ITC of 1200. The recipient has to reverse the ITC of 1200. Reverse the ITC of 1200 in his GST returns. Reverse the ITC of 1200 in his GST returns and increase his liability by 1200. And increase his liability by 1200 and increase his liability by 1200. Correct? Done? If this amount is paid to the government, if this amount is paid to the government on 10th February 2020, the recipient will have to pay interest of 18% on 1200 from what date to what date? उसने पहले claim कब किया था? 1st August. So he will have to pay interest from 1st August 2019 to 10th February 2020. बरोबर? वो गवर्नमेंट को 1200 रुपया उसने 10 फरवरी को पे कर दिया। अच्छा, जैन का पेमेंट उसने फेब में क्यों किया? इस महीने का पेमेंट अगले महीने ही होता है। यस यस प्लीज बोलो। नो, no? 18% इंटरेस्ट इसलिए लगता है कि तुमने गलत क्रेडिट क्लेम कर दिया, तुमने बिना पेमेंट किए क्रेडिट क्लेम कर दिया। हाँ, 18% फिक्स्ड है। 18% इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 18% इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18%. So 18% is the fixed rate of interest. Is that clear to everybody? आइयो सुनो, बिल कब का था? इट्स इजी, डोंट कॉम्प्लिकेटेड, कमान कमान, इतना ये नहीं करने का। बिल कभी का है? 1 अगस्त का। अगस्त के बाद 180 डेज काउंट किया, 180 डेज जनवरी में कहीं खत्म हो गए तो तुमको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये तुमने जब गवर्नमेंट को पे करोगे, गवर्नमेंट बोलेगे हमको विथ इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कब से? तुमने कब से क्लेम किया? 1 अगस्त। और अब तुम पेमेंट कब कर रहे हो उसका? उस दिन तक हमको 18%
पर एनम का होता है एंड ये डेज बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. IDT में इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन डेज बेसिस, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन अ मंथली बेसिस. 1 day delay will be 1 month, but in IDT 1 day delay will be 1 day. Yes, that way. हाँ, आगे. If the payment is made to the supplier, if the payment is made to the supplier on 1st June, अब देखो 1st June 2020 कर देते हैं, 20 होगा ना, फरवरी के बाद उसने पेमेंट कर दिया. If the payment is made on 1st June 2020, मतलब 180 days के बाद उसने पेमेंट किया, can he reclaim it? Yes. So he can reclaim, the credit may be reclaimed irrespective of the time limit to take credit. Credit लेने का लास्ट डेट होता है कुछ 20 अक्टूबर या फाइलिंग ऑफ द रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. वो लास्ट डेट तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. तुम रिक्लेम कर सकते हो, मतलब कर सकते हो. तुमने बिल आ गया और गुड्स आ गए, तुमने क्रेडिट ले लिया, तुम्हारे 180 डेज हो गए, तुमने पेमेंट अब तक नहीं किया, रिवर्स कर दो. तुमने 180 डेज के बाद रिवर्स कर दो, पेड टू द गवर्नमेंट विथ इंटरेस्ट एट 18%. तुम जब रिक्लेम करोगे तब टाइम लिमिट की चिंता तुम मत करो, तुम बिल्कुल उसको रिक्लेम कर सकते हो. नॉर्मली ITC क्लेम करने का लास्ट डेट होता है 20 अक्टूबर और annual return का filing whichever is earlier. Again, that's a very hectic time in the office for us. Why? Because we have to call up the clients and tell this is the last date to claim credit. तो हमको उनको पहले से बता के रखना पड़ता है. अभी सितंबर में पूरा वर्किंग रेडी करके रखो, कुछ क्रेडिट लेना होगा तो अभी बता दो, हम अभी एनुअल रिटर्न भरने वाले. इसके बाद मत आके बताना मेरा 10 लाख का एक बिल पेंडिंग है, उस पर 1,80,000 का CGST और SGST का टोटल है पेंडिंग है. सॉरी, वो क्रेडिट तुम नहीं क्लेम कर पाओगे. कुछ भी हो जाए तो नहीं क्लेम कर पाओगे यार. वो डेडलाइन है, मतलब डेडलाइन है, और काफ़ी टाइम दिया है गवर्नमेंट ने आपको, पूरा साल दिया और उसके आगे 6 महीने दिए. हाँ, ये रिक्लेम करना है. एक वाला क्रेडिट हम अलाउ करेंगे, पोर्टल को बोल दिया एक क्रेडिट को सिर्फ अलाउ करना. कौन सा? वो 180 डेज में रिवर्स करना और 180 के बाद पेमेंट करना, वो रिक्लेम करना है. वो करते रहो क्लेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों करते रहो? क्योंकि एक बार वो पोर्टल के पास इन्फॉर्मेशन जा चुकी है कि आपने क्लेम किया था, जब बिल आया था आपने क्लेम किया था उसको, सिर्फ पेमेंट ना करने की वजह से उसको रिवर्स करना पड़ा, और अब पेमेंट हो चुका है, ऐसे पोर्टल को बता दो, वो क्रेडिट तुमको दे देगा. रिवर्स नहीं किया, हाँ तो उसको रिवर्स तो करना ही पड़ेगा टेक्निकली. यस, हाँ, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा. यस, ओके, आगे सुनो. एग्जाम्पल 2. ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट PZP लिमिटेड withheld पेमेंट ऑन अ मशीन. क्वालिटी कंट्रोल का कुछ प्रॉब्लम था, क्वालिटी ठीक नहीं, इसलिए पेमेंट विथहेल्ड किया. It could not be rectified. Over 180 days went by. ऐसे करते करते 180 डेज हो गए, आपका डिस्प्यूट चल रहा है, सामने वाला बोल रहा है अरे मेरा पेमेंट करो, तुम बोलते हो नहीं करूंगा, तुम्हारा सप्लाई ठीक नहीं है, तुम्हारा मशीनरी ठीक नहीं है, चल नहीं रहा है, तुम आके पहले रेक्टिफाई करो. ऐसे डिस्प्यूट में 180 डेज निकल गए. द क्रेडिट टेकन बाय PZP on the invoice got added to the output tax liability. बरोबर, क्यों ऐड होगा? It got added मतलब वहाँ पे लिखो ITC reversed. See, that is what we are trying to tell the institute. To some extent ना GST आपको सब कुछ अभी इंटर में नहीं होना चाहिए. You will understand this better when you start working. थोड़ा सा बेस दे दो. क्या होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. फिर भी हम इधर ऐसे एग्जांपल्स ले रहे, एक बार पांडु को बुला रहे, एक बार किसी सप्लायर को बुला रहे, ऐसे बिल दे रहे, ऐसे थोड़ा सा, देन यू अंडरस्टैंड इट बेटर. बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन ऑफिस, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे समझ में आती है. तो आप वर्किंग करोगे तब समझ में आ जाएगा. होपफुली, आई डोंट नो, ये मैं जो सिखा रही हूँ वो तब वैलिड रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज GST इज लाइक चेंजिंग सुपर फास्ट, सो आई रियली डोंट नो. Should be, but some basic concepts won't change, so you don't have to worry. Basic concepts so definitely are not changing, right? हाँ, thus, सुनो, thus it had to pay back the credit only after the vendor rectified the machine and PZP released the payment. अब payment किया, yes, PZP could take the credit again. पहले क्या मिला? देखो लाइन
देखो कैसी है आपका पूरा सीक्वेंस। पहले क्या मिला? इनवॉइस। इनवॉइस मिला तो सेट ऑफ ले लिया। फिर 180 डेज तक वेट किया, पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स हो गया। फिर जब आगे पेमेंट करोगे तब वो आप रिक्लेम कर सकते हो। इतना भी आपको समझा बहुत हो गया आपके लिए, एकदम इतना भी आपने समझ लिया, टू गुड, नो नीड टू वरी। एंड ऑफ कोर्स आईटीसी जब रिवर्स होता है तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा ना। ये कंसेप्ट खत्म हो गया। इसमें अभी देखो दो कंसेप्ट्स पढ़ाई मैंने यहाँ पे। पहला, अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में आए तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, और पेमेंट करने के लिए देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ 180 डेज। पेमेंट करने का क्राइटेरिया कितना है? 180 डेज। ओके। अब दूसरा, depreciation. If depreciation claimed on the tax component, now understand, I'll give you an example. See, listen, you will understand this immediately. This is very easy. देखो, एक ऑप्शन प्लांट एंड मशीनरी क्या है? देखो एग्जाम्पल में जरा मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है? ये जल्दी बताओ ना क्या है। हाँ, और उसके ऊपर IGST कितना है? 18। तो टोटल कितना हो गया? अब अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया ऑन 1,18,000। अब अगर तुमने 1/18 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया, यू विल नॉट गेट, देयर विल बी नो ITC ऑफ 18,000। तुमको बोला ना सेट ऑफ मिल रहा है, क्यों कॉस्ट में ऐड किया उसको? दो बार बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बार 18,000 इनकम टैक्स में भी खर्चा दिखाओगे, फिर 18,000 का जीएसटी में भी तुम बोलोगे कि इसका सेट ऑफ दो। एक ही चीज का डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। या तो डेप्रिसिएशन क्लेम करो या तो आईटीसी लो। या आप ऐसा कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, डोंट ऐड IGST हियर। व्हाई? आर यू गेटिंग अ सेट ऑफ ऑफ इट? यस, मैंने चैप्टर 1 में कितनी बार सिखाया, अगर आपको किसी भी टैक्स का सेट ऑफ मिल रहा है तो उसको कॉस्ट में ऐड मत करो। आपको सेट ऑफ मिल रहा है तो उस टैक्स को कॉस्ट में ऐड मत करो। तो माय प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट विल बी 1 लाख। यहां पे कॉस्ट वाज 1,18,000। नाउ यू विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 1 लाख एंड यू कैन क्लेम ITC ऑफ 18,000 इज अवेलेबल। सो आपके पास दो ऑप्शंस है, आइदर डेप्रिसिएशन लो या ITC लो टैक्स की कंपोनेंट पे। 1 लाख का सवाल नहीं है, सवाल उसके GST का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 1,18,000 दिखाओ। ऑफ कोर्स यू शुड प्रिफर दिस मेथड। ये 18,000 तुरंत ITC मिलता है 18,000, और उधर डेप्रिसिएशन लोगे तो वो 18,000 15% पे कब वो माइनस होते जाएगा पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे तुरंत कैश में आपका कम हो जाता है ना। 18,000 का ITC आ गया तो आपकी कैश लिक्विडिटी भी कम, मतलब खर्चा कम होता है, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा आपको। जितना आप ITC ज़्यादा लोगे उतना आपको टैक्स लायबिलिटी कम आएगी ना। देखो मेरी टैक्स लायबिलिटी कैसे आती है? GST ऑन सेल्स, तो मेरा GST ऑन सेल्स 50,000 है, फिर मैंने ITC ले लिया 18,000, तो इधर कितना मुझे टैक्स कैश में देना पड़ेगा? 32 ना, 32,000। अगर यहाँ पे तुमने ITC नहीं लिया तो मुझे 50,000 देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नुकसान सिर्फ क्या है, एक का तुरंत ITC मिलता है, लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन इज स्प्रेड ओवर द years. So you have one option but you can't take both. So that is what we are trying to tell. ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट, कि वो आपको क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे आपको ना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, आप जब पास पेपर्स देखना आपको समझ में आएंगे। कंसेप्ट क्लियर रखो, छोटी छोटी कंसेप्ट है उस पर ध्यान दो। चैप्टर पूरा का पूरा GST एक गो में पढ़ने की कोशिश मत करो। आज GST की 4 कंडीशन, ITC की 4 कंडीशन देखो, अगली ये देखो, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ते जाओ चैप्टर को। नाउ यहाँ देखो, यहाँ क्या होने वाला है, आपको ऐसे दिया जाएगा कि 1,18,000 की मशीनरी, उसमें 18,000 का टैक्स है, पूरा कैपिटलाइज कर दिया। नाउ कैन ही क्लेम ITC? आंसर इज नो, यू कैन नॉट क्लेम ITC। इफ यू हैव ऑलरेडी क्लेम डेप्रिसिएशन, आई कैन नॉट क्लेम ITC ऑन दैट। फेवरेट क्वेश्चन। सो हियर ITC नॉट अलाउड if person is taking ITC, person taking the ITC on capital goods and machinery has claimed a depreciation under Income Tax Act. The ITC on the said tax component shall not be allowed. Thus, in respect of input tax on such items, dual benefit cannot be taken under income tax and GST law simultaneously. In other words, either depreciation or ITC or मिलेगा।
अब क्या करो, ये एग्जाम्पल नोट कर दो। क्या? हाँ बोलना, अदर्स कैन नोट इट डाउन प्लीज। हाँ देखो आंसर खुद ही देना, तो दो कल के लेक्चर के बाद आंसर दे देंगे, तू खुद दे देगा आंसर कल के लेक्चर के बाद। यस, कल के लेक्चर के बाद हम बात करेंगे, मैं पूछूंगी तुमसे। कम ऑन, डन, नोट इट डाउन प्लीज एवरीबडी। डन, ये प्रोजेक्टर ऐसे थोड़ा सा मूव नहीं हो रहा है, तुमको नहीं लग रहा है क्या? ये वाला ना थोड़ा सा ऐसा है ना, आइज को ये होता रहेगा फिर तुम्हारे। हाँ हाँ, नो नो विच इज ओके, तू वापस दे देना, वापस दे सकता है। हाँ हाँ हाँ, जिंदगी के ऊपर नहीं बोल रहा था योर एक्सपीरियंस पहले, मतलब यहाँ से, बट ठीक है। Last batch that we'll talk. Last day I'll talk. हाँ डन है, हो गया क्या? आगे पे अटेंशन, पे अटेंशन। लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, फोटो नहीं लिया क्या आज तूने? रोज तो फोटो लेता है पहले। यस यस, कौन सी वाली? ये वाला एग्जाम्पल बताऊं? हाँ सुन, देखो मुझे या तो ऑप्शन होता है, पे अटेंशन, आई हैव एन ऑप्शन हियर दैट व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग माई प्लांट एंड मशीनरी, मैंने देखना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी पे मैंने जीएसटी पे किया, इसका सेट ऑफ मिलता है क्या? हाँ मिलता है, ये एक इनपुट है, इसका सेट ऑफ मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे इनपुट्स का सेट ऑफ मिलेगा एक्सेप्ट फ्यू, और वो एक्सेप्ट सारे इनपुट्स का सेट ऑफ मिलेगा एक्सेप्ट फ्यू, और जो एक्सेप्ट फ्यू है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट इज गिवन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, 17(5). ब्लॉक क्रेडिट किधर है? 17(5) में। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, इसका सेट ऑफ मिलेगा, तो मैं अकाउंटेंट को पहले ही बोलूंगी कि तुम जब ये रिकॉर्ड करोगे, तुमने इसकी प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में आईजीएसटी ऐड नहीं करने का, आईजीएसटी को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेके जाओ और उसका सेट ऑफ लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेके जाओ। सो आई विल पास एन अकाउंटिंग एंट्री लाइक दिस, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, आईजीएसटी को हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स 18,000, टू बैंक 1,18,000। अब एंट्री में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका पोस्टिंग, कहाँ इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट। 1 लाख रिकॉर्ड होगा फिक्स्ड एसेट्स में और इस पे डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। 18,000 जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि हम इसका क्या लेंगे? सेट ऑफ लेंगे। Yeah, so I'm not claiming dual. Am I claiming depreciation on 1,18,000? No. अगर मैंने
118 पे डेप्रिसिएशन भी ले लिया और आईटीसी भी ले लिया, उसको डुअल बेनिफिट बोल रहे हैं। तो हम डुअल नहीं ले रहे, हम यहाँ पे आइदर डेप्रिसिएशन लेंगे तो नो आईटीसी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ले ले। ऐसे ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन लेने का ही नहीं, 1 लाख पे लेने का रे, 18,000 पे नहीं लेने का। कॉस्ट प्लान, दिस इज टू मच, हु विल फॉरगो दैट डेप्रिसिएशन ऑन 1 लाख, देन आई से जाने तो तुम्हारा 18,000 का आईटीसी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 18,000 की, समझा क्या? हाँ, इधर डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लेंगे, 18 पे नहीं लेंगे, और 18 पे क्या लेंगे? आईटीसी। हाँ, समझा क्या सबको? हाँ, कहाँ एक ही बार में मिलता है यार, आईटीसी लेना अच्छा है। आईटीसी तुरंत 18,000 का मिल जाएगा, तेरा कैश फ्लो 18,000 से कम हो जाएगा। इनकम टैक्स में तो डेप्रिसिएशन 10 साल 12 साल तक चालू ही है। हाँ, ये डन है क्या? समझा क्या? हाँ, आगे टाइम लिमिट, अयो ये भी सिखा दिया, सब सिखा दिया तुमको, सब फटाफट आ रहा है। सुनो, टाइम लिमिट में क्या सिखा रही हूँ? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ये कौन पूछ रहा है, कौन बार बार परेशान हो रहा है? पोर्टल बोलता है 1920 का आईटीसी लिए ही जा रहे हो, मैं कितनी बार लेजर मेंटेन करूं? 1920 मार्च खत्म हो गया, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस हो गया। अभी सितंबर के आगे हम नहीं जाएंगे। 20 अक्टूबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier. This is the last time for availing credit. Dear students, I am teaching you about input tax. What am I teaching you about? Input tax. So I am teaching you everything about input tax. Like what? कि इनपुट टैक्स लेने के लिए कंडीशन क्या है? इनपुट टैक्स लेने का है तो डेप्रिसिएशन मत लो टैक्स कंपोनेंट पे। किस पे मत लो? टैक्स कंपोनेंट पे। बिल संभाल के रखो, गुड्स आने चाहिए, गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रहे तो तुरंत पहले एक इंस्टॉलमेंट पे आ गया तो आईटीसी मत लो, वेट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बिल आ गया तो पांडु के जैसे खुश मत हो जाओ, पांडु खुश हो गया, बिल आ गया, आईटीसी लेंगे। 180 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। कितने डेज में पेमेंट करना पड़ेगा? 180 डेज में। नहीं किया तो रिवर्स हो जाएगा। उधर पोर्टल रुका है तुम्हारा बुक्स क्लोज करने के लिए। पोर्टल बोलता है कब तक तुम क्रेडिट लोगे? क्रेडिट लेने का लास्ट चांसेस 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट FY और एनुअल रिटर्न whichever is। शाबाश, 40 on 40 मिलने वाला है अपने को। यस, कम ऑन नाउ, पे अटेंशन dear students. Time limit for availing ITC. ITC on invoices. बात नहीं, मैं पूछूंगी ना, मैं आगे पढ़ा रही हूँ ना, उसके बाद पूछना। ITC on invoices pertaining to financial year or debit notes relating to invoices pertaining to a financial year can be availed at any time till the date of filing the return for the month of September of the succeeding FY. अयो कौन सा सितंबर? succeeding year, succeeding FY मतलब अप्रैल टू मार्च खत्म हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अगले साल का सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न whichever is earlier. Generally I am required to file the annual return by 31st December. Okay, that's the due date which keeps on extending, that's a different thing, but the original due date is 31st December. So 31st मतलब मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, so that annual return और 20th अक्टूबर whichever is earlier. मैम बोलोगे फिर whichever is earlier ऐसा दिया ही क्यों है? Obviously 20th अक्टूबर is going to be earlier. अब पकड़ के मारूंगी, अब पकड़ के मारने वाली हूँ। तुम मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनो। whichever is earlier क्यों बोला मैंने? 20th अक्टूबर और filing of annual return whichever is earlier. Is it necessary that I will always wait for the due date? मुझे मेरा काम खत्म हो गया, मुझे अप्रैल में मेरा एनुअल रिटर्न भरना है। अभी ये बात अलग है कि रिटर्न्स और फॉर्म्स रेडी नहीं होते, वो जाने दो। अभी भी ड्यू डेट 31st है, फॉर्म 7 दिसंबर को आने वाला है, ठीक है? एनीवेज, नाउ लिसन, गेटिंग, क्या बात हो गई? हाँ,
नहीं रे, आई कैन फाइल माई एनुअल रिटर्न ऑन इन अगस्त. वो आते के आते नहीं, वो जनरली अभी नहीं आ रहे, लेकिन एक्ट बनाते वक्त तो हमने ऐसे बोला ना कि आएंगे टाइम पे. अभी चलो 2 दिन, एक नेक्स्ट ईयर सिस्टम एकदम ठीक ठाक हो गया तो आ जाएगा ना फॉर्म. सो इट इज due date of 20th October or actual date of filing the annual return, whichever is earlier. Everybody may not wait till December. Somebody may file it in August, somebody could file it in July or something like that. कोई कंपनी बोलेगी जुलाई में मेरे रिटर्न्स का ड्यू डेट है, उसी के साथ मेरा एनुअल रिटर्न भी भर दो, खत्म कर दो, इनकम टैक्स और जीएसटी एक साथ खत्म करो. हो सके तो सबसे बेस्ट. द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू इज नॉट हैव अ सेपरेट जीएसटी ऑडिट, add it up in the income tax audit. That will be the best thing. पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा. जब हम इनकम टैक्स का ऑडिट करते हैं तब पूरा फाइनल करते हैं, उसी के साथ 1-2 क्लॉजेज जीएसटी के ऐड कर दिए तो द थिंग्स विल बी सॉर्टेड, यू नो. बट लेट्स सी व्हाट दे डू नाउ. कीप ऑन डूइंग. एनीवेज, सो आईटीसी का लास्ट डेट क्या है? ये due date of filing the return for the month of September of the next FY, that is 20th October, or actual date of filing the annual return, whichever is earlier. ऐसा इसको बॉक्स करो और स्टार मार्क कर दो. बॉक्स करो, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट. ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न क्या दिया? देखो, ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न क्या होता है? इज 31st December. हाउएवर इट मे बी फाइल्ड अर्लियर. समझा ना? उधर दिया है, देखो, ड्यू डेट इज 31st December, बट इट कैन बी फाइल्ड अर्लियर. So the upper limit for taking the ITC is 20th October of the next financial year or the date of filing the annual return, whichever is earlier. The underlying reasoning for this restriction is that no change in the return is permitted after September of the next financial year या annual return. मतलब अभी हमको पता चलना चाहिए, पोर्टल को पता चलना चाहिए कि अभी हो गया. पोर्टल को कब पता चलेगा कि अभी इसके आगे कोई चेंज नहीं होने वाला? 20th October क्रॉस कर दिया मतलब पोर्टल आपको अभी कोई भी चेंज करने नहीं देगा. आपके क्रेडिट लेजर में अभी कोई भी आईटीसी आप ऐड नहीं करते जा सकते. डन. ओके, ये जो इतना सब कुछ लिखा है उसमें से आपको ये 2 ही लाइंस लर्न रखना है और याद रखना है. व्हाट इज द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी फॉर FY 1920? मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है. FY 1920 का लास्ट आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं? FY 1920 में ले सकते हैं या लेटेस्ट बाय 20th October 2020 और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न whichever is बरोबर. एक्सेप्शन, this time limit does not apply to reclaim the credit. कौन सा reclaiming the credit? 180 days वाला, पांडु वाला, बरोबर. 180 डेज वाला रिक्लेम करने वाला क्रेडिट के लिए लिमिट नहीं है, उसके लिए लिमिट नहीं है. समझा क्या? पक्का? हो गया. 2-3 ही कंडीशंस है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाएंगे. ग्रेट. चलो, अंडरस्टैंड. बाय 4 ये तो इतना कंसेप्ट हो जाएगा. ये कंसेप्ट 2 पे है क्या हम लोग? 3 क्या है? 3 and 4 are very easy concepts. अभी तक भी इजी था कुछ, है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं था. हाँ, सुनो. हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पढ़ो. हर्क्यूलस मशीनरी पढ़ो एकदम अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ो.
पढ़ लिया आप लोगों ने? अब देखो, मुझे बिल मिला, पहला जो बिल मिला वो क्या अमाउंट का मिला? 4,15,000। द फर्स्ट बिल दैट आई गॉट इज 4,15,000। ये 4,15,000 के बिल का डेट क्या था? 28 जनवरी 2020। नाउ 2 मिनट्स, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन। 28 जनवरी 2020 को मुझे इनवॉइस मिला। वॉज दिस इनवॉइस ऑलरेडी रिकॉर्डेड? यस, उसी साल में रिकॉर्ड हो चुका है। इस 4,15,000 पे मैंने जो भी टैक्स पे किया उसका सेट ऑफ मुझे मिल चुका है, उसका मुझे सेट ऑफ मिल चुका है। अब सवाल क्या आता है, मुझे डेबिट नोट मिला 50,000 का। क्यों? मैंने उसको बोला कि जरा पोस्ट डिलीवरी, उसने जो मशीनरी दे दी उसमें और कुछ एडिशनल काम आया, कुछ इंस्टॉलेशन आया, इट वाज नॉट दैट इजी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो ही सेड वील हैव टू कॉल समबडी एल्स, गेट एडिशनल वर्क डन, वील चार्ज यू एक्स्ट्रा। आई सेड नो प्रॉब्लम, चार्ज मी एक्स्ट्रा बट गेट द वर्क डन। सो दे रेज अ डेबिट नोट। डेबिट नोट कब रेज कर सकते हैं? जब ओरिजिनली टैक्स इनवॉइस हो तो। मतलब डेबिट नोट पे रेफरेंस कौन से इनवॉइस का आएगा? पुराना, FY 1920। तो ये डेबिट नोट अप्रैल में हुआ, थैंक गॉड अप्रैल में हुआ। तुरंत अभी भी आप उसको पोर्टल को बोलना है इसका जो सेट ऑफ है मैं 1920 में इस लेने वाला हूँ, इसका सेट ऑफ मैं कौन से ईयर में लेने वाला हूँ? 1920 में। हाउ? बाय अपडेटिंग इट। अगले रिटर्न में आप डाल सकते हो कि पुराना आपका कोई ITC बचा है क्या। जब आप अगला मार्च होने के बाद अप्रैल में जून के रिटर्न्स भरते हो ना, तब आप इन्फॉर्म करते हो मेरा कोई पुराना ITC बचा है क्या। अलग एक कॉलम होता है वहां पे, एनी पेंडिंग ITC ऑफ लास्ट ईयर। कब तक इन्फॉर्म कर सकते हैं हम लोग? 20 अक्टूबर और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो अब जो डेबिट नोट, दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेबिट नोट। डेबिट नोट, नाउ लिसन, ये इसने डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न टिल अक्टूबर, सो दिस इज लेटर देन अक्टूबर 2020, अब तक फाइल नहीं किया। लेकिन 20th अक्टूबर का डेट है और लेटर देन 20th अक्टूबर, obviously which is earlier, so the earlier is going to be 20th October, so the latest time that I can claim the, मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आप कैसे होता है, प्रैक्टिकली समझ के लो। देखो, मुझे मशीनरी का बिल आ गया, ओके, फिर तुम्हारा स्टाफ आया, इंस्टॉलेशन के लिए आए, इंस्टॉलेशन किया, फिर मैं उनको बोलती हूँ अरे तुम इंस्टॉलेशन कर दो, बिल जो है बता दो, तो हम बोलते हैं हम डेबिट नोट रेज करेंगे, तो ऐसे ओके प्लीज़ डेबिट नोट जल्दी भेजो, डिले मत करना। हो गया, फिर भी वो भूल गया, अप्रैल में नहीं किया, मई में नहीं किया, जून में नहीं किया, अब तुम सितंबर में उसको कॉल करते हो यार प्लीज़ डेबिट नोट दे दो, क्योंकि मैंने तुमको पेमेंट कर दिया 50,000 प्लस GST का, मुझे उस GST का सेट ऑफ लेना है, मुझे पोर्टल को बताना है, पोर्टल मेरी बात 20 अक्टूबर के बाद नहीं सुनेगा, तो भेज देता है, तुमको बोलता है हाँ ले लो, सितंबर में तुमको दे देता हूँ। अब कब दिया? अप्रैल में, कोई बात नहीं, ये पोर्टल को कब तक इन्फॉर्म करना है आपने? 20 अक्टूबर, या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आप पोर्टल को कैसे इन्फॉर्म करोगे? जब आप अगले महीने के रिटर्न्स भरोगे तब इन्फॉर्म करोगे, एक कॉलम होता है वहाँ पे। आप एक्चुअली आप जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे सबसे पहले आप GST रिटर्न्स तो सीखोगे, भरोगे, आपको पता चलेगा वहाँ पे कॉलम होता है जहाँ पे दिया हुआ होता है कुछ पिछला आपका ITC बचा है तो बता दो। पोर्टल कब तक पूछेगा? 20 अक्टूबर तक, उसके आगे नहीं पूछेगा। और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे एनुअल रिटर्न अब तक फाइल नहीं हुआ है। ये जो इनवॉइस है इसका तो बात ही नहीं है, ये 1920 का इनवॉइस है, दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, 1920 में रिकॉर्ड हो चुका है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन FY 1920। बात डेबिट नोट की हो रही है, क्योंकि डेबिट नोट अगले साल आया। हाँ, यही अगर मार्च में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल में भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 अक्टूबर तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सितंबर तक आना चाहिए, मतलब सितंबर का डेटा 20 अक्टूबर में आपको सबमिट करना पड़ता है। हाँ हाँ 20 अक्टूबर, हाँ चलेगा ना, 20 अक्टूबर तक आएगा, चलेगा, डेट सितंबर का होना चाहिए। ओके, नोट इट डाउन, कम ऑन क्विक, फटाफट नोट कर दो। डन है? यस, व्हाट हैपेंड? यस, डाउट पूछो।
आस्क ना, आई टेल यू. पूछना, क्या डाउट है पूछ. डन है. ए यहाँ पे तुम 20 तारीख ही कर दो सब जगह. ए 20 कर दो रे सब जगह, यहाँ पे आगे ध्यान दो. कर दिया क्या? 20 20 20. नाउ ये एग्जाम्पल है. आपके सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 20 तारीख. और एनुअल रिटर्न, ये आपके सितंबर के रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 20 तारीख. या आपने एनुअल रिटर्न कब भरा? एक सिचुएशन में 31 को, एक सिचुएशन में 30 को, और एक सिचुएशन को 18 अगस्त को. तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी? लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा? 20th अक्टूबर, 20th अक्टूबर एंड 18th अगस्त. चेंज कर दिया. ड्यू डेट वहां पे 20 20 20 कर दो. ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न इज 20th अक्टूबर और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग का डेट विच एवर इज अर्लियर. बरोबर. 2 ही पॉइंट्स है, सुन के लेना आगे. रेस्ट्रिक्शन फॉर आईटीसी, पे अटेंशन. रेस्ट्रिक्शन फॉर आईटीसी, आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलता है. इट इज इन प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज या बिजनेस के लिए. ना सुनो, पे अटेंशन. अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए, असेट्स बिजनेस के लिए यूज किए तो मुझे आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. अगर मेरे असेट्स मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए तो मुझे आईटीसी मिलता है क्या? नहीं. और मैंने दोनों के लिए किया तो प्रोपोर्शनेट. नाउ सी, इफ द इनपुट्स आर यूज्ड फॉर बिजनेस. किसके लिए इनपुट्स यूज हुए? मेरे बिजनेस. अरे तुम देखो ना, तुम्हारा इनकम टैक्स का भी एग्जांपल. एसी क्लासरूम में इंस्टॉल किया, डेप्रिसिएशन मिलता है? हाँ. एसी घर पे गया, डेप्रिसिएशन मिलता है? नहीं. एसी ऑफिस में है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है? हाँ. एसी घर पे, उसके रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा मिलेगा? नहीं. कार आपने दोनों पर्पस के लिए यूज की, बिजनेस प्लस पर्सनल. डोंट यू गेट प्रोपोर्शनेट? यस, सेम. सो इनपुट्स आर यूज फॉर बिजनेस, full ITC. Inputs are used for personal purpose, no ITC. And inputs used for both, proportionate ITC. Proportionate ITC. क्या मिलेगा? Proportionate ITC. क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनेट आईटीसी. प्रोपोर्शनेट आईटीसी. इज दैट क्लियर? इनपुट्स आर यूज्ड फॉर बिजनेस, फुल आईटीसी. पर्सनल, नो आईटीसी. बोथ के लिए यूज किया तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी. क्लियर? वैसा ही सेम, अगर इनपुट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज किए इनपुट्स तो फुल आईटीसी. इनपुट्स आर यूज्ड फॉर एग्जम्प्टेड गुड्स. अरे तुम्हारा आउटपुट ही एग्जम्प्टेड है तो काय का आईटीसी देंगे तुमको? फॉर एग्जम्प्टेड गुड्स, देन नो आईटीसी. And inputs are used for both. Inputs are used for both. Then क्या मिलेगा? Proportionate ITC. फिर क्या मिलेगा? Proportionate ITC. Then I will get proportionate ITC. Is that clear? Clear क्या? I will get proportionate ITC. Sure, okay.
ओके, नाउ लिसन. 50,000 उसने क्या किया? हाँ हाँ, नहीं है. कितना स्टोरी अच्छे से दिया है कि बिल जनवरी डेटेड का है, फिर डेबिट नोट 50,000 का रेज किया, वो अगले अप्रैल में आया. कितना क्लियरली दिया है. डेबिट नोट पे इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ता है. डेबिट नोट किसी इनवॉइस के अगेंस्ट ही रेज होता है. यू कांट रेड अस डेबिट नोट जस्ट लाइक दैट. हाँ नहीं, डेट डेबिट नोट का आज होगा, बट दिस डेबिट नोट इज इशूड फॉर विच इनवॉइस? फॉर इनवॉइस नंबर 49. देख वहां पे इनवॉइस नंबर 49 है. इनवॉइस नंबर 49 डेटेड 28 जनवरी 2020. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. वो आईटीसी पिछले साल का हो गया. वो आईटीसी पिछले साल का हो गया, तो उसका लास्ट डेट इसीलिए तो 20 अक्टूबर बोला ना. हाँ करेक्ट. यस, ये नोट कर दिया सबने. सो इनपुट्स आर यूज फॉर बोथ प्रोपोर्शनेट. लिख लिया. आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सर्टन सप्लाईज. सो सर्टन सप्लाईज पे आईटीसी नहीं मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज ब्लॉक क्रेडिट. विच इज कॉल्ड एज ब्लॉक क्रेडिट. इज दैट क्लियर? ओके. ना 7th, ये अभी अमेंडमेंट आया है, मैं आपको समझाती हूँ. आई वॉन्ट समबडी एल्स टू कम हियर. ना पांडु की जगह और कौन आएगा? आजा प्रतीक. आ रहा. कौन आ रहा है? आ जाओ जल्दी. प्रतीक आजा, आना जल्दी. और मुझे 2-3 पेजेस देना जरा. है किसी के पास ऐसे? वो प्रिंट आउट्स दे दो, पेजेस दे दो, ऐसे ब्लैंक पेजेस, ऐसे ऐसे अलग अलग चाहिए मुझे. है क्या? डोंट टेयर. हाँ, गिव गिव, आई विल गिव इट बैक टू यू ऑल. ओके, आजा. प्रतीक के पास पकड़. 1 2 3 4 5 6 टैक्स इनवॉइसेस है. नहीं नहीं, 1 मिनट. फिर आई विल नॉट डू दिस. इफ यू डिस्टर्ब देन आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग. अंडरस्टैंड द मेथड प्लीज. प्रोसेस पहले समझो. इसके पास मैंने क्या दे दिए? 6 टैक्स इनवॉइस. उसके पास ये 6 टैक्स इनवॉइसेस है. उसको लगता है इस बेसिस पे हम क्या क्लेम करेंगे? आईटीसी. क्या क्लेम करेंगे? आईटीसी. अब वो अपने अकाउंटेंट को बुलाता है. अब कौन है? कौन आ रहा है? अकाउंटेंट. कोई आ रहा है? बिहारी बाबू नहीं आ रहा है. कौन अकाउंटेंट आ रहा है? हर्षिल आजा. आजा ना जल्दी. हाँ जल्दी आ. अयो जल्दी आ. क्या लगा के जा. आजा. अरे तू आ तो जा. तू आजा. अभी प्रतीक ने क्या किया? प्रतीक ने क्या किया? अपने अकाउंटेंट को उसने कितने बिल्स दे दिए? ये चॉकलेट रख उधर. अकाउंटेंट को कितने बिल दे दिए? ये कितने रहे तेरे पास? 6. बोले ये ले 6 बिल्स. बोल उसको 6 टैक्स इनवॉइस है, इसका आईटीसी ले. जोर से बोल. हर्षिल तू इधर आना, स्क्रीन पे अंदर आ जा. हाँ ठीक है. अब सुनो, हर्षिल को प्रतीक ने बोल दिया कि ये ले 6 बिल्स, ये लो 6 बिल्स और ये 6 इनवॉइसेस का आईटीसी क्लेम करना है. अब ये प्रतीक बहुत खुश है, अकाउंटेंट भी बहुत खुश है, दोनों खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि उनके पास 6 बिल्स है और 6 बिल्स के उनको टैक्स इनवॉइस का सेट ऑफ मिलने वाला है. अकाउंटेंट जब पोर्टल ओपन करता है, पोर्टल ओपन करता है, now what happens on this portal? He has to try and search for these 6 invoices. ओके, पोर्टल पे. अच्छा तुम बोलोगे पोर्टल को कैसे ये 6 इनवॉइसेस पता चलेंगे? कैसे पता चलेंगे? हाँ, ये तेरा क्या है? परचेज. ये प्रतीक का क्या है? परचेज. और ये किसी और ने सेल किया है.
सेल करके एक सेलर है और ये बायर है, तो इसको ये 6 इनवॉइसेस मिल गए। ये जब पोर्टल खोलता है, पोर्टल खोलने के बाद इनवॉइस 1, 2, 3 एंड 6, अभी तू मैच करने का, ये ले पेन ले। इनवॉइस 1 है क्या उधर? है, टिक कर इधर। हाँ, इनवॉइस 1 है तो इधर दे देगा, टिक कर दे, टिक करना उधर। हाँ, इनवॉइस 2 ले। हाँ हो गया, चल ले इनवॉइस 2 ले, है क्या? इनवॉइस 3, उधर इनवॉइस 3 देखना है। हाँ, अभी इनवॉइस 4 देख, 4 है क्या? नहीं है, ये कैंसल। इनवॉइस 5 कैंसल। इनवॉइस 6 है, दे दो। अब सुनो, उसको इनवॉइस नंबर 1, 2, 3 और 6 इतना ही आईटीसी मिलेगा। अभी गलती किसकी है? सेलर के अकाउंटेंट की। गलती किसकी है? सेलर के अकाउंटेंट की। तो सेलर ने, सुनो, सेलर ने उसको कितने इनवॉइसेस दिए? 6, लेकिन उसके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कितने किए? 4। अब पोर्टल पे दिखेंगे 4 और ये खुश हो गए थे कि मुझे ये 6 के 6 इनवॉइसेस का आईटीसी मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला है, नहीं मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है? तुमको लेना है तो ये 6 इनवॉइसेस, ये जो 4 पोर्टल पे दिख रहे हैं, इसके आईटीसी की टोटल 4 लाख है। कितनी टोटल है आईटीसी की? 4 लाख। और इनके जो टोटल के टोटल 6 बिल्स है, इनकी आईटीसी की टोटल आ रही है 6 लाख। कितना आईटीसी का टोटल आ रहा है 6 बिल्स का तेरा प्रतीक? 6 लाख। तूने अकाउंटेंट को कितने बिल्स दिए? 6, लेकिन अकाउंटेंट ने उसको जाके क्या वापस बोला कि 4 ही मुझे दिखे पोर्टल पे, तो मैं तुमको आईटीसी 4 बिल्स का ही दूंगा एट द मोस्ट। एट द मोस्ट देयर इज अ चेंज व्हाट हैज हैपनिंग। ये 4 लाख प्लस 4 लाख का 20%, इतना तुम क्लेम कर दो, क्योंकि बाकी का जो सेलर है कभी ना कभी तो अपलोड कर ही देगा, तो तुमको प्लस 20% ऊपर का अलाउड होता है। तो तुम क्लेम कर सकते हो 4 लाख प्लस कितना? 80। तो तुम क्लेम करोगे 480। तुम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे आईटीसी क्लेम करने का? 6 लाख। उसके अगेंस्ट तुमको मिला कितना? 480। अब सुनो, ये परेशान हो गया। पता है क्यों परेशान हो गया? उसने 6 बिल्स के सारे का सारा पेमेंट भी कर दिया। तुमने पेमेंट कर दिया? हाँ, और उसने पूरा का पूरा टैक्स भी पे कर दिया है। तो बोलेगा अरे मैंने तो सेलर को तुरंत पेमेंट कर दिया, बिल का भी पेमेंट कर दिया, टैक्स का भी पेमेंट कर दिया, अब फिर से गवर्नमेंट को भी पे करूं। एंड दिस इज एन अनफेयर प्रोविजन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड जस्ट रिसेंटली। कुछ मुझे डेट अभी लिखा हुआ होगा, 31 अक्टूबर के पहले वाला ये प्रोविजन आया है, और इसके लिए हाई कोर्ट में बहुत सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भी गया है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले प्रतीक जब अपने अकाउंटेंट को 6 बिल दे देता था, अकाउंटेंट बिना पोर्टल में चेक किए यू आर अलाउड टू टेक 6 के 6 बिल्स का पूरा 6 लाख का आईटीसी ले सकते थे। ये चेंज 20% वाला कब आया? अब आया है। अब इसको बोला गया है कि तू बिल्स देख, कितने बिल्स है पोर्टल पे? 4, और उन 4 बिल्स का आईटीसी है कितना? 4 लाख। प्रतीक का नुकसान हुआ कि नहीं? कि प्रतीक ने माल खरीदते वक्त गुड्स के पैसे भी दिए और टैक्स के भी दिए, और फिर से गवर्नमेंट को भी दे रहा है, उसको आईटीसी नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग। ये अमेंडमेंट हुआ है अक्टूबर 2019 में। अभी हम फर्स्ट टाइम अक्टूबर का बिल रिटर्न जब 20 नवंबर को फाइल कर रहे हैं ना ऑफिस में, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड क्लाइंट्स आर वेरी अपसेट विद दिस चेंज डन बाय द गवर्नमेंट। इसके पहले प्रतीक तुम कितना सेट ऑफ ले सकते थे? 6 लाख का। अब इस प्रोविजन की वजह से तुम कितना ले रहे हो? 480। कैसे? 4 लाख जो पोर्टल पे दिखा वो, और प्लस 20% गवर्नमेंट ने बोला 20% अलाउ कर देंगे, मतलब सिर्फ 80,000। तो टोटल अभी तुम कितना सेट ऑफ लोगे? 480। तुम कितना उस सप्लायर पे अभी अपसेट हो जाओगे और सप्लायर को तुरंत फोन करोगे कि तुरंत अपलोड करो यार, मेरा नुकसान हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो गया मेरा। क्या अफेक्ट हो गया? वर्किंग कैपिटल। तो प्रतीक वाला एग्जाम्पल क्या है? जितना आईटीसी मैच हुआ उतना प्लस 20%, बाकी का अभी नहीं मिलेगा। जब आगे जाके सप्लायर अपलोड करेगा तब पूरा 6 लाख ले लेना। समझा क्या? हाँ, जाओ तुम दोनों पहले सप्लायर को फोन करो और उसको बोलो तुरंत अपलोड करे, ठीक है? हाँ, मेरा फोन यहाँ रख के जा।
डन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन? यस, ये प्रोविजन मैं लिखवाऊंगी थोड़ी देर के बाद. ये मेरे बिल, हाँ सारे लेके गया. हर्षिल को भी दे दे. ओके, नाउ वील टेक अ ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर 10 minutes.